बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? राजा, किसान और नगर। और ये जो हमारा राजा और किसान नगर है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में भारत के नए राज्यों, नगरों और आर्थिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल तक। इसमें महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और व्यापारिक नगरों का विकास, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। अब बच्चों, मैं आपसे बता दूं, किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ज्यादातर वो या तो जमीन की खुदाई से मिलते हैं या लिखित साक्ष्य मिलते हैं। उसी के आधार पर हम इतिहास की गणना करते हैं, इतिहास की रचना करते हैं। तो मौर्यों का इतिहास जानने के लिए या 16 महाजनपदों का इतिहास जानने के लिए मुख्य चीजें जो हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, वो है सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख क्या है? पत्थर, धातु, मिट्टी जैसी कठोर सतहों पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कैसे? पत्थर पर अभिलेख, धातु पर अभिलेख, या फिर मिट्टी की मोहरों पर लिखे अभिलेख। अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। यानी अभिलेखों की जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। तो आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि लोग अभिलेख लिखवाते क्यों थे। आप अपने रास्ते में जाते हुए देखते हो कि पत्थर की सतह पे रोड लिखवा दिया कि ये रोड जो है फला एमएलए ने बनवाया है, ये गांव के प्रधान ने स्कूल का निर्माण कराया, जिससे लोगों को पता चले। तो अभिलेख इसीलिए लिखवाए जाते थे जिससे कि लोगों को राजा के द्वारा दी गई जानकारी का पता रहे, राजा के द्वारा किए गए कार्यों का पता चलता रहे। इसलिए अभिलेख शास्त्र में देखिए, हर एक चीज की अपनी लिमिट है। और अभिलेख शास्त्र में अभिलेखों की भाषा क्या है, किस लिपि में लिखा गया है, विषय वस्तु क्या है, काल निर्धारण और उसके ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। देखिए, कोई भी अभिलेख है, राजा लिखवाएगा, राजा उसमें अपनी तारीफ लिखवाएगा, कोई भी राजा हो किसी भी दौर का। दूसरी चीज ये, लिखवाने वाले का मोटिव क्या है, वो किस उद्देश्य से लिखवाई गई है। तो इतिहासकार इसे सही से समझने के लिए क्या करते हैं, उसे पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। फिर उस दौर की और किताबें भी पढ़ते हैं। जैसे उस दौर में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों पूरी तरीके से सक्रिय थे, और आज भी ये तीनों धर्म एक्टिव हैं। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म की किताबें इन 16 महाजनपदों के बारे में क्या कहती है, उस दौर के बारे में क्या कहती है, बौद्ध धर्म की किताबें क्या कहती हैं, फिर उनके जो राजा हैं उनके अभिलेख क्या कहते हैं। इन सब का सामंजस्य बिठाकर एक सही इतिहास रचने की, ये इतिहास की घटनाओं का, कालक्रमों का सही प्रकार से वो की जाती है। क्योंकि अगर हम किसी राजा के बारे में या राजा के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सारी घटनाएं ऐसी लगेंगी कि इस राजा जैसा महान राजा तो कोई राजा हुआ ही नहीं। जेम्स प्रिंसेप का योगदान। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात बताता हूं। आज हम एक राजा के बारे में जानते हैं जिनका नाम है सम्राट अशोक। शायद ही भारत का कोई बच्चा या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला या 12th तक पहुंचा हुआ बच्चा सम्राट अशोक के बारे में ना जानता हो। सबको पता होगा सम्राट अशोक के बारे में। लेकिन एक दौर था जब सम्राट अशोक के बारे में लोग भूल गए थे। लोगों को नहीं पता था कि कोई सम्राट अशोक नाम का भी राजा था। तब एक 1830 के दशक में एक अंग्रेज अधिकारी थे, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, वो आया। उसे पुरानी भाषा लिपि पढ़ने का शौक था। नाम था जेम्स प्रिंसेप। अब भारत में जो ये अभिलेख थे, चाहे वो मेहरौली का हो या फिरोजगढ़ का हो, ये जहां के भी अभिलेख थे उसने इकट्ठा किया। जब उसने पढ़ने की कोशिश की, इस पे तो आता नहीं था विदेश, लेकिन जो लोकल के लोग थे वो भी नहीं पढ़ पाए। बाद में इसने भाषाविद और दूसरी लोकल की लैंग्वेजों से उसे मिलाकर उसकी अध्ययन करने की कोशिश की। और उस अध्ययन में उसने है ना 2 नाम पाए, एक देवनाम पिये और एक पियदस्सी। एक देवनाम पिये और दूसरा पियदस्सी। देवनाम पिये का मतलब है देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी का मतलब है जिसके दर्शन प्रिय हो। लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाया कि ये कौन था। कि अफगानिस्तान से लेके इसी पैटर्न में, इसी तरह की, इसी लिपियों में अभिलेख मिल रहे हैं, और वो असम तक, उड़ीसा तक और दक्षिण भारत तक इसके अभिलेख मिल रहे हैं। लेकिन है कौन? फिर एक अभिलेख के अंदर लिखा हुआ मिला देवनाम पियदस्सी, यानी सम्राट अशोक। तब पता चला कि सम्राट अशोक है। अब सम्राट अशोक जब पता चला तो बौद्ध धर्म की किताबों में भी सम्राट अशोक का उल्लेख है, जैन धर्म की किताबों में भी सम्राट अशोक का उल्लेख है, और वैदिक पुराणों में भी जो है अशोक सम्राट का वर्णन है। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, यहां पर ब्राह्मी और खरोष्टी
दो भाषाओं को पढ़ने में सफलता हासिल की। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ने में सफलता हासिल की, और जो हमें जो है इतिहास की सही तरीके से समझने में वो भी हुआ। 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में इस इलाके में परमानेंट सेटलमेंट, बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य नहीं मिलती। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आकर लोगों ने जनपद में, अब तो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जनपद को, वहां पर आकर सेटलमेंट करना शुरू किया, मकान बनाने शुरू किए, बड़े बड़े आबादी बनानी शुरू की, और वो रहने सहना शुरू कर दिया। इस तरीके से 16 महाजनपदों का जिक्र पुराणों में भी है, वैदिक ग्रंथों में भी है, बौद्ध ग्रंथों में भी है, जैन ग्रंथों में भी है। लेकिन आपको यहां पर एक बात समझनी होगी, इनमें से कुछ ही महाजनपद ऐसे हैं जिन्हें कॉमनली सब लोग सबकी किताबों में है, और कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिन्हें महाजनपद लिखा बौद्धों ने, बाकी ने नहीं लिखा। कुछ को जैन ने महाजनपद लिखा, बाकी ने नहीं लिखा। कुछ को वैदिक ग्रंथों में महाजनपद लिखा गया। तो यूं कह सकते हैं कि सबने अपने धार्मिक उद्देश्य के लिए कुछ तो कॉमन थे, बाकी कुछ महाजनपद ऐसे थे जो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने हिसाब से महाजनपद चुने। इन महाजनपदों में दो तरह का शासन था, एक तो राजतंत्र था, एक गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब था राजा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। गणतंत्र में क्या था, कुछ लोगों का समूह किसी अपने बीच में से किसी एक आदमी को राजा बना देता था, और वो राजपाट किया करता था, यानी कि अपने बीच में से ही किसी एक आदमी को राजा बना दिया और वो राजपाट करता था। और दोनों तरह का शासन वहां पर मौजूद था। महाजनपदों की विशेषताएं, पहली विशेषता, इन राज्यों की अपनी राजधानियां थी, स्थायी सेना थी, कर व्यवस्था थी, टैक्स लेने की व्यवस्था थी, प्रशासनिक संगठन थे, लोहे का उपकरणों का उपयोग करते थे, कृषि का विकास हुआ था। बच्चों, जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि हड़प्पा के लोग जो हैं लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे, लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इस दौर में लोहे का इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में हो रहा था। और कुछ गणतंत्र में बता रहा था, उनके नाम मैं आपसे बता दूं, वज्जी है, मल है ना, तो ये गणतंत्र थे। लुम्बिनी भी एक गणतंत्र। अब बच्चों, ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। पहला है मगध। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, राजगाह थी, और बाद में पाटलिपुत्र बनी। दूसरा वज्जी की राजधानी वैशाली, काशी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रीवास्ती और बाद में अयोध्या, कुरु की इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, पांचाल की अहिछत्र उत्तर प्रदेश में, और कंपिल्य दक्षिणी पांचाल, गांधार तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड, वत्स कौशांबी, अकोरिये पुष्कलावती, अस्मक प्रतिष्ठान यानी पैटर्न, मल कुशीनगर और पावा। मल की दो राजधानी थी, कुशीनगर और पावा, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, और अंग की राजधानी चंपा थी। अब इस नक्शे में आप जैसा देख पा रहे हैं, गंधार अफगानिस्तान के पास, कुरु इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली को कहते हैं, हस्तिनापुर मेरठ के पास एक एरिया है, पांचाल अहिछत्र, काम्पिल्य, कौशल, है ना, वज्जी, अंग, मगध जो है आज आधुनिक बिहार में है। इसके अलावा वत्स और काशी, इंद्रप्रस्थ ये मेरठ में पड़ती थी, मत्स्य, अवंती, सुक्तिमती, मल्ल, सूरसेन, अस्मक, ये जो 16 महाजनपद थे भारत में, अफगानिस्तान से लेके और इधम आसाम के इलाके तक, और कश्मीर से लेकर लगभग कर्नाटक के इलाके तक था। बाकी उसमें चोल, चेर, पांड्य ये हुकूमत कर रहे थे। निचले वाले इलाके में सरदारियां थी। आगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें मैं उस इलाके के बारे में मैप में भी आपको समझा। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।